यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कुछ बच्चे होते हैं जो नेचुरली पढ़ाई ड्रिवन, कि उनको नेचुरली पढ़ने में अच्छा लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जो मजबूरी में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? हमारे मदर फादर के जीन्स कैसे रहे हैं, बुद्धि को लेकर के, इंटेलिजेंस को लेकर के, तो जीन्स का भी प्रभाव पड़ता है। बात सफलता और असफलता की बहुत ही रिलेटिव होती है। अच्छे या बुरे स्टूडेंट की बहुत ही रिलेटिव होती है। अब जैसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं किया और वो आज किसी को भगवान का दर्जा प्राप्त है। अगर मैं क्रिकेट के भगवान सचिन की बात करूं, हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारे अंदर ये नेचर है? आपको अल्टीमेट लाइफ में गोल क्या होना चाहिए कि क्या मैं अपनी फैमिली को, क्या मैं अपनी सोसाइटी को, क्या मैं अपनी कंट्री को और क्या मैं अपनी ह्यूमन स्पीसीज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। ये लाइफ का रियल मीनिंग है। कोई सीएस कभी आया है आपके पास? यार सीए और सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे हैं। शायद हो सकता है उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता हो, इसकी वजह से उन्हें एक, यार मैंने जो महसूस किया, बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है। क्या पढ़ाई करते टाइम रिलेशनशिप इज गुड और नॉट? पढ़ाई के साथ अगर आप रिलेशनशिप का कॉम्बो बना रहे हो तो अपनी अलग अलग क्षमताएं होती है ना? कोई फिक्स रूल नहीं। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज, हमारे साथ आज डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी सर है, जो कि एक सीनियर साइकेट्रिस्ट है। एंड मुझे बहुत टाइम से एक साइकेट्रिस्ट के साथ पॉडकास्ट शूट करना था, क्योंकि जो हमारी क्राउड है, मेजरली स्टूडेंट्स, वो बहुत ही ज़्यादा ये सब इश्यूज डील करते हैं। इवन मैं भी करती हूँ। तो आज तो मेरे को, हम कुछ और शूट करने आए थे, बट सर मिल गए। मैं बोला, सर हम तो आपको नहीं छोड़ने वाले, हम तो आपसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं कि हमारे बच्चों को आज आंसर मिल ही जाना चाहिए। तो सर, आर यू रेडी? मैं बिल्कुल नया रेडी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अब मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दिया, चूँकि आपका ऑडियंस स्टूडेंट मेनली है। जो मैंने देखा, मैं भी आपको पहले से कहीं ना कहीं एक पिक्चर कई बार आए आपके रील्स वगैरह, तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और स्टूडेंट्स के पास में सही इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से, सही तरीके से, सही समय पर पहुंचाना बहुत बड़ी बात है। और आपने उनके मेंटल हेल्थ के लिए, उनके स्ट्रेस और स्पेशली ओवर थिंकिंग के लिए जो आपने मुझसे कहा कि हम बात करते हैं, तो आई एम वेरी मच रेडी। थैंक यू सो मच सर। और एकदम ऑथेंटिक जगह से बातें आ रही है। सर के पास खुद ऐसे ऐसे केसेस आते हैं। बट सर, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, ये क्यूरियोसिटी वाला क्वेश्चन है कि कुछ बच्चे होते हैं जो नेचुरली पढ़ाई ड्रिवन, कि उनको नेचुरली पढ़ने में अच्छा लगता है। कुछ बच्चे होते हैं जो मजबूरी में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों? यार देखो, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो एक संयोग का विषय की होती है। जैसे संयोग से मतलब है कि क्या कॉम्बिनेशन किसके साथ क्या हुआ। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो होता है वो होता है हमारा जेनेटिक फैक्टर क्या है। हमारे मदर फादर के जीन्स कैसे रहे हैं, बुद्धि को लेकर के, इंटेलिजेंस को लेकर के, उनकी समझ कैसी है, उनकी एनालिटिकल पावर कैसी है, तो जीन्स का भी प्रभाव पड़ता है। मतलब सॉरी सर, मतलब अगर कोई बच्चा है डम है तो ऐसा जीन्स से है? देखिए क्या होती है, ये मल्टी फैक्टोरियल है। इसमें जीन्स का भी रोल है और आसपास के इन्वायरमेंट का रोल है, अपने कमिटमेंट का भी रोल है, और फिर आपने कैसा इन्वायरमेंट देखा स्कूल में, कॉलेज में, आपके दोस्त यार कैसे थे, क्या चीज़ों का साथ मिला। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी पढ़ाई के परफॉर्मेंस को एक शेप देती हैं। इसलिए हम सब बहुत अलग अलग होते हैं। कई बार आप देखिए कि मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सर वो तो मुझसे, जो शब्द वो यूज़ करते हैं मैं वही बताता हूँ, सर वो तो मुझसे गधा लगता था, फिर भी उसने रैंक कैसी लगा ली। तो मैंने कभी, तुझे लगता था ना यार, तेरा एजम्पशन है ऐसा, क्योंकि तुझे लगता है कि कोई 7-8 घंटे पढ़ रहा है या कोई बहुत अच्छे उसके मदर फादर क्वालिफाइड है, जिसके पास बुक्स हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कोई परेशान लड़का है, वो आपका, उसको अपीयरेंस मॉडर्न नहीं दिख रहा है, तो आपको लग रहा है वो पढ़ने में अच्छा नहीं है। आप कोचिंग में उससे 1-2 बार नंबर ज़्यादा पा गए, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप उसको जज करो कि यार वो आपसे गड़बड़ बच्चा, और फिर आप बाद में आश्चर्य करते हो कि उसका सिलेक्शन कैसे हो गया। तो इसलिए हम सब डिफ़र करते हैं, क्योंकि हमारी सारी जो परिस्थितियां हैं वो अलग होती हैं। जीन्स के साथ साथ मेरी स्कूलिंग कैसी हुई है, उस स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा रहा है, मेरे जो फ्रेंड्स का है सिलेक्शन वो कैसा रहा है, उनका पढ़ाई में क्या इंटरेस्ट रहा है, प्लस मेरे घर में किस तरीके का इन्वायरमेंट रहा है। जैसे कई बार आप देखो कि कुछ लोगों के घर का यार नंबर बहुत टफ होता है। मेरे पास उससे पहले एक लड़की आई, तो उसने बताया कि उसके घर में जो उसके पिता थे वो शराब पी करके आते थे, मारपीट करते थे, इसकी वजह से वो ट्रॉमा में रही, जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाई। तो इंटेलिजेंस होना या स्कॉलिस्टिक या एकेडमिक परफॉर्मेंस होना इसीलिए कई बार अलग अलग हो जाता है। इसलिए मैंने जो पहला शब्द यूज़ किया कि आपका क्या संयोग होता है, क्या कॉम्बिनेशन होता है एक्सटर्नल
और इंटरनल कंडीशन का, वो आपको शेप देता है कि आप कैसे स्टूडेंट होंगे, कैसा परफॉर्म करेंगे। और दूसरी बात है, उसे अचीव करने के बाद उसमें आप हैप्पी कितने रहेंगे, वो भी एक अलग फैक्टर है। ऐसा नहीं है कि आपने अपना डिजायर्ड पार्ट अचीव किया और इसका ये मतलब हुआ कि आप खुशी रहोगे। तो सर मेरे को अब समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे, जैसे मैं पढ़ाई में बचपन से अच्छी रही हूँ क्योंकि मेरे घर पे माहौल सब पीसफुल था, ऐसे कुछ ऐसी सिचुएशंस नहीं थी। मेरी बहन पढ़ाकू, मेरा भाई पढ़ाकू, तो मैं भी उन्हीं को देख के। बट अब जो आपने कहा कि जिनका सहयोग अच्छा नहीं होता, वो नहीं होते पढ़ाई में इतने अच्छे, वो लोग कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं? देखो यार, ये इसमें मैं और ऐड करना चाहूँगा कि इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कभी कोई आपको पढ़ाई में कमतर लगे तो उससे बहुत प्रेम से मिलो। क्योंकि हो सकता है, जैसे आपने अपना एग्जांपल दिया कि मेरे घर का जो इन्वायरमेंट था बहुत पीसफुल था, मेरे भाई बहन भी पढ़ाकू थे, तो एक कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग इससे लैग कर सकते हैं। तो हम किसी को भी जज करने से बचें, हमेशा बहुत प्यार से, बहुत ह्यूमनिस्टिक अप्रोच से ऐसे लोगों से आप बात करें, ऐसे लोगों से मिले जो रिलेटिवली कम परफॉर्मेंस कर रहे हैं पढ़ाई। अब आपने बताई इम्प्रूवमेंट कैसे कर। यार इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है? अपनी खामियों को पहचान। ओके। जब स्टूडेंट में ये एटीट्यूड होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा कि यार ये चीज़ें कहाँ हैं, हाँ हाँ मुझे पता है, हाँ मुझे पता है। अब मैंने पूछा हाँ बताओ, सर नहीं पता है। तो जो एक्सेप्टेंस है कि मुझे नहीं आता है, मुझे समझना है। और कई सारे बच्चे आप देखिए कि ब्लफ कर देते हैं कि मुझे पता है, वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी उन्हें ट्रॉमा पहुंचाती है। सोसाइटी या टीचर्स या सब लोग किसको प्रेज करते हैं? जो पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो इसकी वजह से उन्हें लगता है कि अगर मैंने अपनी कमियां बताई तो क्लास में मेरे ऊपर लोग हंसें। कई बार यार इतने हास्यास्पद केसेस भी हमारे पास में आते हैं कि ये सर वो टीचर को मैंने मार दिया। क्यों मार दिया? टीचर को इसलिए मार दिया क्योंकि सर वहाँ मेरी बंदी बैठी थी, मेरी बंदी के सामने मेरी बेइज्जती होगी, मुझे उसको कैसा लगा होगा। तो आप लोग देखिए कि कैसे इंसल्ट महसूस करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स उस बच्चे में कहाँ से आया होगा? सोसाइटी ने दिया होगा कि यार उसे तुम्हें बुद्धू बोलेंगे, तुम्हें गधा बोलेंगे, तुम्हें बेकार बोलेंगे, तो उसे लगता है कि मेरा इंसल्ट हुआ है और वहाँ पे वो ऐसा रिएक्ट करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस रेट को सुधारने के लिए कि मैं अपनी कमियों को पहचानूं और रियलिटी के साथ में उसे एक्सेप्ट करूं। फिर उसके बाद मैं प्लान बना सकता हूं। प्लान में कौन कौन से हो सकते हैं? आपकी बुक्स हो सकती हैं, टीचर्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, सीनियर्स हो सकते हैं, जूनियर्स हो सकते हैं, और आप जैसे प्रतिभाशाली युवाओं के पॉडकास्ट हो सकते हैं जहां से वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और सही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं। तो बात सफलता और असफलता की बहुत ही रिलेटिव होती है। अच्छे या बुरे स्टूडेंट की बहुत ही रिलेटिव होती है। अब जैसे हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने पढ़ाई में बिल्कुल अच्छा नहीं किया और वो आज किसी को भगवान का दर्जा प्राप्त है। अगर मैं क्रिकेट के भगवान सचिन की बात करूं, सर ऐसा भी क्यों होता है? जी देखिए क्या होता है, मैंने बताया ना कि एकेडमिक टैलेंट बिल्कुल अलग डोमेन है, स्पोर्ट का टैलेंट बिल्कुल अलग डोमेन है। मैं हो सकता है बहुत अच्छा साइकेट्रिस्ट हूँ, लेकिन हो सकता है बहुत अच्छा कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन पाऊँ, हो सकता है आप वहाँ पर वो कर पाएँ। तो हम सब में नेचुरली एक अलग अलग टैलेंट या अलग अलग जो एक्सपोजर है उसके हिसाब से हम शेप लेते रहते हैं। हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमारे अंदर ये नेचर है? ओके, कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो आपकी टेंडेंसी होती है, आपका जो नेचर होता है, उसके हिसाब से आपके अंदर इम्पल्सेस आते रहने हैं कि मुझे ये करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, सॉरी टू इंटरप्ट, या फॉर इंस्टेंस जैसे मेरे को बचपन में नहीं पता था कि मुझे कंसल्ट करना, जैसे मैं एक मेंटोर हूँ, अच्छा लगता है, मुझे नहीं पता था। बट धीरे धीरे जब मैं करने लगी, अभी हम तो बच्चे, मेरे को रैंक आई थी तो काफ़ी बच्चे आते पूछते कैसे हुआ क्या हुआ, पहले तो फ्रेंड्स ही आगे पूछते थे, तो मैं उनको बताती थी और मुझे इससे खुशी मिलती थी, जबकि तभी तो फ्री में होता था कि हाँ कोई आया बता दिया। धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस चीज़ में मैं अच्छी भी हूँ और मुझे खुशी भी मिल गई, तो मुझे ये भी करना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई मैंने मेरी जॉब भी छोड़ दी इस चीज़ के लिए। बट ये वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि उनके लिए क्या सही है? या क्या होता है, जैसे आपने बताया, आप सपोज अभी एक ऐसे इन्वायरमेंट में पल रही होती जहां पर आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते, आपको ये दिखाया जाता कि यार मुझे 22 साल की उम्र में शादी करके सेटल हो जाना ही सही है। था ऐसा सर? तो कहीं ना कहीं आपने एक्सपोजर की वजह से उस चीज को पहचानना शुरू किया।
सही समय पर कॉल ली होगी आपने। आपका मैं पॉडकास्ट देख रहा था, आपने बताया कि जो 2024 में आपकी यात्रा रही, आपने जॉब छोड़ी, है ना, क्या क्या मिला आपका 2024 में। तो मैं ये देख रहा था कि आपके साथ जो सबसे बड़ी बात रही, जो मुझे लगता है कि युवाओं को समझनी चाहिए, कि टैलेंट के हिसाब से हमारे मन में वो क्यूज आने लगते। जैसे आप में मेंटोरशिप का आया, तो वहाँ पर कठिन डिसीजंस लेने होते हैं। आज के ज़माने में अच्छी खासी जॉब को बहुत अच्छा माना जाता है, उसमें आपने कहा कि नहीं भाई, मैं अपना काम अपने हिसाब से करूँगी। तो वहाँ पर जो सबसे पहला डिसीजन था वो कहाँ से आया था? करेज से। हाँ। भाई आजकल जो स्थापित सिद्धांत है, एस्टेब्लिश प्रिंसिपल है कि यार सफल मतलब क्या है, कि आप किसी कारपोरेट में जॉब कर रहे हो और आप वीकेंड मना रहे हो, वीकेंड में बर्गर खा रहे हो और अपने पैकेज बता रहे हो। वीकेंड्स पे पार्टियों में जा रहे हो और मंडे टू फ्राइडे काम कर रहे हो। यस, और अपने पैकेजेस बता रहे हो, यही सफलता है। बट आपने अपना काम करने के लिए उसको छोड़ा ना, तो यहाँ पर करेज जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि हम सब में वो एक कॉल आता है कि यार मुझे ये करना है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपनी लाइफ में फंडे क्लियर थे कि मुझे रात में सोना है, दिन में काम करना है। तो इसलिए जो मेरा इंटरेस्ट था वो भी, और मुझे बात करना बहुत पसंद था, लोगों के बिहेवियर को समझना बहुत पसंद था। तो मैंने साइकेट्रिस्ट बनना सेलेक्ट किया खुद के लिए कि मैं इस विषय में जाऊंगा। तो हमेशा अपने अंदर एक संकेत आता है। अब वही मैं बता रहा हूँ कि कई बार किस्मत का कह लीजिए या कॉम्बिनेशन कह लीजिए, परिवार की स्थितियां भी ऐसी होती हैं कि कई बार कुछ लोग मजबूरी में वो नहीं कर पाते। जो मैंने ह्यूमनिस्टिक अप्रोच बताई ना, कि हमको क्यों बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करना चाहिए अगर हमें लग रहा है कि कोई व्यक्ति असफल है, क्योंकि हो सकता है कि उसको वो अपॉर्चुनिटी ना मिली हो, कई बार फैमिली प्रेशर की वजह। सॉरी टू इंटरप्ट सर, बट कई लोग लेजी होते हैं, सब कुछ है बट उन्हीं को नहीं करना। यस, निश्चित तौर पर आपने बिल्कुल सही बात कही कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पर्सनालिटी में एक ढुलमुल एक कंफर्ट जोन आ जाता है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, आप देखिए जितनी मोटिवेशनल मूवीज हैं सब में पेन के रास्ते से चीजें बाहर निकली, हमने कष्टों को सहा है, तब हमने उसके इंपॉर्टेंस को समझा है। तो थोड़ा थोड़ा एक्सपोजर अगर हमें स्ट्रेस का रहता है तो शायद हम ज़्यादा बेहतर पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हम एक कंफर्ट जोन में गए हैं तो क्या करना है, आ रहा है। कुछ लोग ये भी होते हैं, अरे क्या मतलब है, क्या करना है, मेरे घर वालों के पास में पैसा है, इतना तो मैं इंटरेस्ट से खा लूंगा पैसे, मेरा तो रेंट से इनकम आ रहा है, वो भी ओके है। बट आपको अल्टीमेट लाइफ में गोल क्या होना चाहिए कि क्या मैं अपनी फैमिली को, क्या मैं अपनी सोसाइटी को, क्या मैं अपनी कंट्री को, और क्या मैं अपनी ह्यूमन स्पीसीज के लिए क्या कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, ये लाइफ का रियल मीनिंग है। तो मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है। कुछ लोगों का ढुलमुल रवैया होता है, उनकी पर्सनालिटी में कई बार फ्लॉज होते हैं, सोचने समझने के तरीके में, तो हम उस पर भी काम करते हैं। जो देखिए लाइफ कोचिंग चल रही है, इवन आपका भी काम लाइफ कोच जैसा ही है कि आप मेंटरशिप कर रहे हो, लोगों के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको बता रहे हो कि भाई कर यार, उठ उठ भाई, तो कर सकता है। तो कई बार हमें मेंटर्स की ज़रूरत होती है, कई बार हमें, मैंने बताया कि बुक्स बहुत अच्छी चीज़ें हैं, टीचर्स बहुत बेहतर होने चाहिए, वो आपका शेप पूरा डिसाइड करता है। सर मतलब यहाँ पे मेरे को एक इंटरेस्टिंग ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। आपने कहा कि आपको बिहेवियर जानना है, सब बहुत अच्छा लगता है, तो आप कल मुझसे मिले हो, आपको क्या लग रहा है मेरा बिहेवियर जितना आपने देखा कि मैं किस टाइप की एक देखिए बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट, सबसे पहले तो ये टाइप को सील लगा देना ही साइकियाट्रिस्ट का काम नहीं है। ओके। है ना, हम लोग नॉन जजमेंटल होते हैं। मैं आपको एक ह्यूमन के नज़रिए से देखता हूँ। जो मैंने कल से पाया, आप बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही बबली लड़की हैं, और आप में की जो ऊर्जा है वो बहुत ही सकारात्मक है। लोग, मुझे लगता है, आपसे बातचीत करके, आपसे इंटरेक्ट करके अपने आप में कुछ ना कुछ चेंजेस ला सकते हैं। आपका लाइफ स्टाइल और जो आप काम कर रही हैं, जो आपके डिसीजंस हैं, वो किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में यार नौकरी छोड़ करके अपना काम शुरू करना बहुत बड़ा करे दे। आप नॉर्थ इंडिया की बात करें तो बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात। बट सर ये तो आपने प्रोफेशनल कहा, पर्सनल देखो मेरी लाइफ के इतने कुछ खास चल रही है, तो आपको पर्सनल क्या लग रहा है? मतलब यार खास चलना किसको कहते हैं, ये डिपेंड करता है ना। जैसे किसी को पीस चाहिए, किसी को लगता है यार कि आपकी एज में लगता है कि यार मेरे पास बंदे होने चाहिए, मेरे पास बंदे का वो है। तो हर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप अगर अपने फिक्स क्राइटेरिया में पीसफुल महसूस कर रहे हो, वही आपके लिए सक्सेस है यार। अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने आपको देख करके, चलो यार मैं कंपनी सेक्रेटरी का मैंने कोर्स कर लिया, बट हो सकता है मैं उसमें खुश नहीं हूँ, तो फिर वो मेरे लिए एक असफलता, वो बर्डन बन जाएगा, ओवर थिंकिंग का कॉज बन जाएगा।
कोई सीएस कभी आया है आपके पास साइकियाट्रिस्ट? यार सीए और सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे आते हैं, क्या बात कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान। और शायद हो सकता है उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता हो, इसकी वजह से उन्हें एक, यार मैंने जो महसूस किया, बड़ी इनसिक्योरिटी रहती है। अच्छा। कुछ लोग बोलते हैं कि यार ये मैंने कांटो भरा ताज पहन लिया है, मैं कुछ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, वैलिडिटी मिलेगी नहीं मिलेगी। अभी सहयोग की बात है कि आज ही मेरे पास एक लड़की आई और मैंने उससे आपके बारे में पूछा भी, वो आपको जानती थी। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। ओह वाह। हाँ, तो इंस्टाग्राम में शायद वो आपको फॉलो करती होंगी और वो कर रही हैं कोर्स। तो बहुत सारे आप बच्चे आते हैं जो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि उनको फील्ड का अपने बिना मन के ले लेना, किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस में ले लेना, बिना सोचे समझे उसमें कदम रख लेना। मुझे यार कोई जूते हैं, हो सकता है बहुत हों, बहुत महंगे जूते हों, बहुत अच्छी कंपनी के हों, लेकिन यार वो मेरे पैर के शेप के हिसाब से नहीं है। अब मैंने उसको पहन लिया किसी के कहने पे, यार ये तो बहुत अच्छे जूते हैं। तो अब जैसे मैं 100 मीटर 200 मीटर आगे चला, अब मेरे पैर में कसमसाहट हो रही है। अब मुझे लग रहा है यार मैंने ये क्यों पहन लिए। तो कई बार बच्चों के साथ में ऐसा हो जाता है और कई बार हमें उसका नॉलेज नहीं होता। बिकॉज क्या होता है कि आजकल एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा विचित्र सा हो गया। मैं एक टीचर हूँ, मैं एक मेंटोर हूँ, तो मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप कोर्स के बारे में क्या सोच रहे हो। मैंने एक फ्लैट आपको एक किताब निकाली, वो चैप्टर पढ़ा दिया, अपना काम मैंने ख़त्म कर लिया। तो इसलिए टीचर और मेंटोर में डिफरेंस होता है ना। मेंटोर का मतलब होता है वो आपको होलिस्टिकली उस सब्जेक्ट के बारे में, उसका प्लस माइनस आगे पीछे और जो भी आपके मन में इनसिक्योरिटीज है उनको कवर करता है। बट टिपिकल हमारे यहाँ पढ़ाई का क्या सिस्टम, भाई ये चैप्टर अपन ने पढ़ा दिया, ये तुम्हारे सेमेस्टर एग्जाम है, ये एग्जाम है, इसके बाद तुम्हें यहाँ पैकेज के लिए जा सकते हो, वहाँ पैकेज के लिए जा सकते हो। तो यही मुझे लगता है कंप्लीट टीचिंग नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। और फिर ओवर थिंकिंग के थॉट के लोग, मैं क्या कहूँगी यार, वो तो कह रहे थे कि यार भोपाल में कोई स्कोप नहीं है, वो तो कह रहे थे यार जबलपुर में कोई स्कोप नहीं है, उसके लिए बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, वहाँ पर कैसे काम करेंगे, वहाँ खाना कैसा मिलेगा, अकेले हो जाएंगे, फैमिली छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर निगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स चालू हो जाते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। मेरे को बस ये डाउट आ रहा है कि वो लड़की आपके पास क्यों आई, मतलब वो ये करियर का डाउट पूछने के लिए तो उसके पास मेंटोर्स। यार कैरियर के डाउट से भी ज़्यादा क्या होता है कि जैसा मैंने बताया कि ओवर थिंकिंग, अच्छा, साइकोलॉजी रिलेटेड आई थी। साइकोलॉजी रिलेटेड कि मुझे रात में नींद नहीं आती, मेरे को हाथ पैर में झुनझुनी बनी रहती है। सर मैंने सारी जांचें करवा ली, विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम, सब जांच करा ली, मेरी डाइट बहुत अच्छी है, मैं योगा करती हूँ, फिर भी मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। तो लोगों ने उससे बताया कि भाई आपको साइकियाट्रिस्ट को विजिट करना चाहिए, कि अगर ओवर थिंकिंग आपकी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, सो यू आर आपको बेहतर है कि आप साइकियाट्रिस्ट से मिले। तो जब मैंने उसका इवेल्युएशन पाया तो उसमें अपने करियर रिलेटेड ओवर थिंकिंग थी, जिस ओवर थिंकिंग पर हमने काम किया। चूंकि इसको एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस है, तो इसके लिए हमने दवा भी दी, साथ में काउंसलिंग की कि भाई ये हमें रियलिस्टिक रहना पड़ेगा और इस फील्ड के बारे में हमें रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखने पड़ेंगे। यार देखो क्या है, स्टूडेंट कहाँ पे परेशान होता है, मेरी रियलिटी और एक्सपेक्टेशन में जैसे ही ह्यूज डिफरेंस हुआ तो प्रॉब्लम चालू। हो सकता है मैं बहुत अच्छा कुछ करना चाहता हूं, लेकिन मेरी स्किल का लेवल अभी ये है, तो उसमें दो रास्ते हैं। आपको स्किल को अपलिफ्ट करना पड़ेगा जो मैच करे आपके लेवल को, या फिर अपनी स्किल के हिसाब से कोई जॉब प्रोफाइल चूज करें। दो चीजें हैं। महत्वाकांक्षाएं बुरी नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार हमको IIT में पढ़ना है, IIM में पढ़ना है, या आपका CS का सबसे जो टॉप कॉलेज है उसका कोर्स करना है, तो उसमें CS में कॉलेज नहीं होता। हाँ दैट्स व्हाट मैंने कहा कि कॉलेज से मेरा आशय ये है कि जो भी कोर्स का लेवल है आपके लिए तो असीमित है, कोई लिमिट नहीं है, आप पढ़ो, स्काई इज द लिमिट। तो उसके लिए आपको स्किल को अपग्रेड करना पड़ेगा ना, पेशेंस चाहिए होगा, बुक्स अच्छी चाहिए होंगी, अच्छे मेंटोर होंगे, उसमें अपने आप को झोंक देना होगा ना। तो वो रिजल्ट चाहिए तो आपको स्किल अपलिफ्ट करनी पड़ेगी, बट बिना स्किल अपलिफ्ट किए सपने बड़े देखना वो भी गड़बड़ है। तो यूजुअली यार यूथ में ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी मैं देख रहा। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ सर कि जो बच्चे हैं वो लोग ना बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं। नहीं जानना चाहती हूँ क्यों करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन और इसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। देखो सबसे पहले जो सारी प्रॉब्लम शुरू होती है वो होती है मुझे ये काम नहीं आता, या फिर उस काम में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो इसकी वजह से हम कामों को टालते जाते हैं, कल हो जाएगा, नहीं यार परसों देख लेंगे। जिस काम को हम
कॉग्निटिवली बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा मन से करते हैं, अपने इंटरेस्ट से करते हैं, उसमें हमारा सारा इंटरेस्ट रहता है और हम बाकी के कामों को टालते चले जाते हैं। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, बल्कि मैं उसको ज़्यादा बेहतर ढंग से क्या कर पाता हूँ कि आप कर नहीं पा रहे हो, तो उसमें आप एनालाइज करो खुद को कि रूट कॉज क्या है, क्या वाकई में मैं वो काम करना चाहता हूँ भी या नहीं है। क्योंकि जो आप चाह रहे हो वो तो कर रहे हो, ऐसा तो है नहीं कि आप दिन भर पड़े हो, कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। तो आपके मतलब जो प्रायोरिटी में टॉप पे है वो तो आप काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पुणे में फलाने मॉल में घूमने जाना है, उसमें मैं जा रहा हूँ। अब मुझे लग रहा है कि यार ये वाला जो पेपर का जो तीसरा पेपर है उसका मैं जो कोर्स है वो रिवाइज करने के लिए मेरे पास अभी समय में कल कर लूँगा। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो लोचा है ना। तो मुझे उसको आइडेंटिफाई करना होगा कि वो प्रॉब्लम क्या है, वाकई में मैं क्या चाहता हूँ, क्यों ऐसा है कि मैं एक डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा हूँ या मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। भाई मेरे पास 9 से 11 का समय था, या तो मैं लुलु मॉल घूम लूँ या फिर मैं अपना कोर्स पर। तो मैंने मॉल को क्यों चूज़ किया? क्योंकि उस मॉल में मुझे अच्छा लग रहा था, मुझे एंजाइटी नहीं हो रही थी। मैं बुक से क्यों दूर हूँ? क्योंकि उसको देखते ही मेरे पे एंजाइटी हो रही है। तो उस फियर से आप भाग करके अपनी ही प्रॉब्लम को तो और प्रोलॉन्ग कर रहे हो। ज़रूरत है कि हम उसमें आइडेंटिफाई करें, यार कई बार ये भी तो एक्सेप्ट करना सीखो कि नहीं हो सकता मुझसे, कम से कम उस बर्डन से तो हटोगे कि नहीं हो रहा है। बट दैट इज कम्प्लीटली ओके, क्योंकि हमारे यहाँ ये सिखाया गया कि नहीं तुम लूजर हो जाओगे, तुम तो हार जाओगे, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। यार ना कहना भी बहुत हेल्दी इमोशन। अब देखो कोटा में क्या हो रहा है, बच्चा तैयारी छोड़ करके अगर हम बच्चों को स्कूल में ऐसा सिखाएं, अपने घरों में ऐसा सिखाएं कि अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही है आप छोड़ने का करज दिखाओ, तो बच्चा एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं छोड़ पा रहा है, खुद को नुकसान पहुंचा है। आए दिन आप घटनाएं सुनते हैं कोटा से। तो क्या मैं अपनी समस्या को एक्सेप्ट करने के लिए कितना रेडी हूं, यही यार आपकी लाइफ डिजाइन कर। तो मुझे लगता है कि इस पर हर स्टूडेंट को काम करना चाहिए कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और कई बार हो सकता है मुझसे गलत डिसीजन हो जाए, तो वहां पर हटने में भी कोई बुराई नहीं है ना। मेरे को मैं बस में आग लग गई है, मैं आग लगती हुई बस में घुस गया हूं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हाथ पैर टूट जाने के डर से बस से कूदूं नहीं। हम क्या करते हैं, जलना ज्यादा प्रेफर करते हैं। मैं क्या बोलता हूं कि ठीक है, हो सकता है भाई तेरे से गलत डिसीजन हो गया, जब जम कर गए बस में, बाद में पता चला कि यार यहाँ तो आग है, मैं इसके लिए नहीं बना हूं। बट वहां से करेज रखो कि थोड़ा बहुत हाथ पैर टूटेगा मेरे को वहां से निकलने में, बट यार मैं एग्जिस्ट तो करूंगा। बट सर अभी जैसे पढ़ाई तो है ज़रूरी, ये बच्चे को पता है कि उसको पढ़ना तो है, बट फिर भी वो नहीं कर पा रहा, उसको स्ट्रेस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग इतनी हो रखी है कि वो नहीं पढ़ पा रहा। तो ऐसे क्या करना चाहिए फिर बच्चों को? या सबसे पहले तो अगर ऐसे ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस जैसा लक्षण आ रहा है, तो सबसे पहला जो काम है, मुझे सन साइकिल को फॉलो करना है। रात में मुझे सोना है और दिन में जागना है। सर मुझे तो मत कहिए, मैं प्रॉपर नाइट आउल हूँ। हाँ, मैं दिन में सोती हूँ। पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, लेकिन आप सोचो क्या ये रूटीन आप स्कूल के टाइम पे फॉलो कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। और उल्टा देखो कहाँ गया वो नाइट आवर वाला जो प्रॉपर्टी है, वो स्कूल के टाइम पे कहाँ चला गया? बट सर मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ, सर जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि जब से हम ये नाइट आउट वाला रूटीन फॉलो किया है, काम वाम तो हो जाता है, बट मेंटल हेल्थ हमेशा थोड़ी थोड़ी डिस्टर्ब ही रहती है। यार एक्चुअल में क्या है कि इसको बहुत ही मॉरल प्रीच जैसा मत समझो। हमारी बॉडी का जो क्लॉक है वो ही इस हिसाब से डिज़ाइन है कि हमारे बहुत सारे हार्मोन्स, बहुत सारे ब्रेन के केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जिसका एक टाइम फिक्स है। तो जैसे ही आप सोते हो तो उसमें हार्मोन्स जो निकलते हैं एकदम डिफरेंट हार्मोन निकलते हैं, खासकर रात में। तो उसमें बॉडी का डिमांड होता है कि हम सो रहे हो। हालांकि पर्सन टू पर्सन अगेन वेरी कर सकता है, कोई फिक्स रूल नहीं, लेकिन जो बायोलॉजिकल बातें हैं वो यही है कि अगर हम रात में सोएंगे, दिन में जागेंगे, तो ये बेहतर रूटीन है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप सपोज कोई एग्जाम क्वालिफाई करके कुछ भी बनना चाह रहे हो, तो यार काम तो करोगे ना दिन में। भाई आज आप 8 बजे स्कूल नहीं, इसलिए आप रात में नाइट आउट की बात कर रहे हो। आप स्कूल में ऐसी बात नहीं करते थे, क्योंकि आपको पता है कि आपको 8 बजे जाना है। अब यहाँ पर कंफर्ट जोन है। मेजर रीजन तो मैंने जॉब इसलिए छोड़ा है, मुझे सुबह सुबह जाना पड़ता। वैसे तो मेरे से तो नहीं, अरे मैं इतनी नाइट आउट बन चुकी हूँ,
जॉब ही छोड़ दी। नहीं राइट नहीं, मेरी तो पता चला कि आप सुबह 6-7 बजे सोती हैं। अरे तो वो तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है, बहुत ज्यादा गड़बड़ है। सर क्या करें, मजबूरी में, क्योंकि मैं भी अर्ली राइजर थी, मैं 7 बजे उठ के पढ़ती थी, बट मेरे घर पे बच्चा हो गया तो रात को ही मैं पढ़ पाती थी। मुझे ऐसा लगता है कि यार अपनी प्राथमिकताएं डिसाइड करके मॉडिफिकेशन तो करना होगा। अच्छा ये सोचो, हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में तो हम सो जाते हैं, वहां पर तो कोई खराटे ले रहा होता है, ट्रेन चल रही होती फिर भी सो जाते हैं, हाँ, है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपका एक एक्सक्यूज या एस्केप रूट है ना। तो उस पे ना जाते हुए मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप रात की प्रॉपर नींद लें, अदरवाइज दिन के टाइम पर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका इरिटेशन, आपका जो फोकस है, कंसंट्रेशन है, अटेंशन है, मेमोरी है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा। दूसरा, रात के टाइम पे जागने का आजकल जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो क्या है, आप उन लोगों को कंपेयर करो जो रात में ज़्यादा जागते हैं और जो दिन में जागते हैं। कंपेयर आप क्या करो, देखो उनका स्क्रीन टाइम कम होगा जो रात में सोता हो, रात में स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है। तो इसकी वजह से भी हमारी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, हार्मोनल इश्यूज, वेट गेन और जंक फूड का कंजम्पशन बढ़ जाता है। ये बात तो सही है, रात को जो हम खाते हैं। हाँ, आपने बताया, आपका फील्ड का ही बताया, एक लड़का आया था मेरे पास जो आपका CS वाला कोर्स कर रहा था, उसने बताया सर मैं रात में पढ़ता हूँ और रात में मैं सुट्टे मार लेता हूँ। मुझे सुट्टे मारने पड़ते हैं क्योंकि मुझे को रात में जागना होता है। स्टूडेंट है और सुट्टे। यस। तो अब आप समझिए कि जैसे ही आप अपनी बॉडी को एग्जॉस्ट करते हो, कहीं ना कहीं एक सिस्टम से हटते हो, तो आपका स्क्रीन टाइम होना, एडिक्शन होना, इन सब का चांसेस काफ़ी बढ़ जाता है। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, ये मॉरल प्रीच नहीं है, फिजियोलॉजिकल बॉडी के हिसाब से एक डॉक्टर के रूप में कहूँगा, आपके लिए बेहतर होगा कि अगर हम रात में सोएं और दिन में जाग करके अपने पढ़ाई के प्लान को उस हिसाब से एडजस्ट करें। और कैसे वो बच्चे स्ट्रेस अपना कम कर सकते? यार सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। दूसरा, मुझे क्या एकेडमिक स्किल्स में प्रॉब्लम है, उसके लिए अपने टीचर से मिलना, अच्छी बुक्स पढ़ना, वो बात हो गई। और जो मोस्ट अंडर यूटिलाइज्ड वेपन है एंजाइटी और स्ट्रेस के अगेंस्ट, वो है वॉक एंड एक्सरसाइज। ओके। वॉक और एक्सरसाइज से हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे ब्रेन को काफी शांत, काफी मजबूत और हमारे फोकस को बढ़ाने में वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ अपने पर्सनालिटी में रिफ्लेक्शन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्म प्रतिबिंबन, खुद के बारे में आंकते रहना कि क्या मेरी पर्सनालिटी में, बिहेवियर में, एकेडमिक स्किल में प्रॉब्लम है, उनको दूर करना, और जो मेरे पावरफुल पॉइंट्स हैं जिनमें मैं मजबूत हूं, उसको और मजबूत करना। ओके। दूसरा, सब्सटेंस अब्यूज से बचना, जो मैंने अभी सुट्टे की बात करी। यार वो चल, यार तुझे स्ट्रेस हो रहा है, कल पेपर है, चल यार 2 बियर मार देते हैं, इन सब से बचना है। खासकर आप देख रहे हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स में ये नशे की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और खासकर इस समय जो मैं देख रहा हूँ उसमें गांजे की जो टेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। मैंने भी एक बुक लिखी है, ओवर थिंकिंग से आजादी, उसमें मैंने नशे का जिक्र एक स्टूडेंट से रिलेटेड ही किया है, और मैंने जो उसमें कहानी का बदले हुए नाम से जो केस दिया है वो लड़की का दिया है। उसका देने का ये पर्पस है कि मैं समाज को ये भी बता सकूं कि एक समाज में, एक सोसाइटी में एक मिथ है कि जो नशा है वो केवल लड़कों में पाया जाता है। हम ये भी समझें कि इस समय जो टेंडेंसी है वो लड़के लड़कियों में लगभग ऑलमोस्ट बराबर होती जा रही है। जिसमें जो कैनाबिस है वो पीक पे। वो लड़की मेरे पास में आई थी, उसने कहाँ से शुरू किया, उसको कुछ रिलेशनशिप में समस्याएं हैं, उसने वेब सीरीज में देखा कहीं पे कि यार जो हीरोइन थी उसने माल फूकना शुरू कर दिया, तो उस लड़की ने भी शुरू कर दिया। तो आप देखिए कि इन सब चीजों से भी हमें बचना है कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। मैं ये नहीं कहता कि आप वेब सीरीज वो बुरी है देखना बंद कर दो, आप इंटरटेनमेंट करो, बट उससे क्या लेना है ऑब्वियसली ये पता होना चाहिए। हाँ, और आपका ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रही है, यार ये सबको होती है। आप उसके हेल्दी मेथड्स अपनाओ, आप साइकियाट्रिस्ट से मिलो, साइकोलॉजिस्ट से मिलो, आप काउंसलर से मिलो, लेकिन ये जो अनहेल्दी तरीके हैं उनको यूज मत करो। तो अच्छी लाइफ स्टाइल, नशे से बचाओ, एक्सरसाइज, वॉक, अच्छे टीचर्स, अच्छी बुक्स, ये मुझे लगता है एक बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं किसी भी स्टूडेंट को। आई थिंक गाइज आप लोग कभी देख ही रहे हो कितना कुछ सर ने बताया है। इसके बाद तो मुझे लगता है काफी सारे बच्चों को हेल्प होने वाली है। हम
और ऐसे ना मुझे रैंडम क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मैं आपको पूछते जा रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाइज ऐसा कुछ स्क्रिप्ट लेके हम नहीं बैठे कि मैं सर से ये पूछूंगी, बट कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने बनाए थे। अब ये भी एक रैंडम क्वेश्चन है कि कभी कभी क्या होता है ना सर, मेरे साथ ही नहीं, आई थिंक सबके साथ होता होगा, हम सब बढ़िया चल रहा है बट आउट ऑफ नोवेयर रोना आ जा रहा है, पता नहीं क्यों, बस रोना आ जा रहा है। पता नहीं क्यों, इसी पता नहीं क्यों को जब हम रियलिस्टिकली सोचेंगे, हो सकता है आप नहीं कर पाओ, आप साइकियाट्रिस्ट की मदद लो, बट उसके कुछ ना कुछ कॉज होंगे, जिन कॉज को हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे, नहीं करना चाह रहे होंगे। यार एक साइकोलॉजिकल डिफेंस होता है जिसमें हम हमारा सोचने समझने का पैटर्न ऐसा हो जाता है कि मैं कम से कम एक्सपोज हूं अपने सामने। अच्छा। तो कुछ ऐसे लाइफ में ट्रूथ हो सकते हैं जो कि अगली हो सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो अनफुलफिल्ड विशेस हो सकती हैं जिनको हमने सप्रेस कर रखा हो, उसकी वजह से क्राइंग स्पेल्स हो सकते हैं, रोना आ सकता है, और उसका जो रूट कॉज है इवेल्युएशन जो है वो साइकियाट्रिस्ट के पास में जाकर के आप कर सकते हैं अगर आपके बस में नहीं हो रहा हो। कहीं से कहीं तक सबसे पहले तो आप खुद से प्रयास कीजिए, अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली मेंबर्स की मदद ले सकते हो यार, लेकिन फिर भी अगर नहीं हो रहा हो तो ये एक हेल्दी पैटर्न तो नहीं है बिहेवियर का कि अगर आपको सो कॉल्ड सडन, मेरी एक लाइन बड़ी फेमस है कि कोई भी चीज लाइफ में अचानक नहीं होती, जितनी भी चीजें अचानक दिखती हैं उसकी तैयारी बहुत बड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं नेचर का एग्जांपल दूं, भूकंप अचानक आ जाता नहीं आता, नहीं। ज्वालामुखी अचानक फट जाता है नहीं होता, कोई प्लेन अचानक क्रैश होता नहीं है यार, उसकी तैयारी पूरी रहती है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई होगी। तो वैसे ही लाइफ में कोई भी इमोशन ऐसे सडन नहीं आता, तो अगर वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव क्राइंग है जो सो कॉल्ड आपको लग रहा है अनएक्सप्लेन्ड है, तो मुझे लगता है कि वहां पर आपको समझना चाहिए कि इसके कॉज हो सकते हैं, हो सकता है हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हो सकता है कुछ बचपन के ट्रॉमा हो, या कुछ ऐसी बातें अभी निजी जिंदगी में हो जिनको हम ऊपर से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट वो इंटरनली मुझे ट्रॉमा दे रही है। ओके। एंड सर जैसे अभी बात हो ही रही है, तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आपने रिलेशनशिप की बात हुई, तो वो लोग भी ऐसे समझो रिलेशनशिप में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो मेरा ये कि क्या पढ़ाई करते टाइम रिलेशनशिप इज गुड और नॉट, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि काफी सारी चीटिंग के केस होते हैं, तो किसी को चीट कर दिया हो, अब वो पढ़ाई में कैसे मन लगाए, उसका तो ध्यान उधर ही है। तो देखो यार, ये होता है ना कि आप कितने केजी सामान उठा सकते हो, वेट में पूछ रहा हूँ आपसे, कितने किलो सामान उठा सकते हो मैक्सिमम? ऐसे कभी सोचा तो फिर भी रैंडमली बता दो। मैं डंबल्स उठाती हूँ ऐसे 5 जैसे मैं एक आपने बॉक्स दे दिया, तो कितने किलो का बॉक्स आप उठा करके 4 किलोमीटर पैदल चल सकते हो? 4 किलोमीटर? हाँ, सबसे हल्का बॉक्स। सबसे हल्का बॉक्स। फिर भी कितने केजी? 1 केजी, ठीक है। हो सकता है ये किसी का 3 केजी हो, हाँ। या हो सकता है किसी का 500 ग्राम हो, या किसी का हो सकता है 20 केजी। तो यार पढ़ाई के साथ अगर आप रिलेशनशिप का कॉम्बो बना रहे हो तो अपनी अलग अलग क्षमताएं होती है ना? कोई फिक्स रूल नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जहां पर रिलेशनशिप की वजह से बहुत सारा सहायता मिल जाती पढ़ने लिखने में, लेकिन हालांकि वो केसेस बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि जो 4 किलो का वेट उठाने का हम सोच तो लेते हैं, लेकिन यार हम लंबे समय तक नहीं उठा पाते। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपका साइकोलॉजिकल क्षमता कितना है साथ में, क्योंकि जब रिलेशनशिप होगी तो यार जब हम शुरू में मिलते हैं अच्छा लगता है। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि हम सब अपना बहुत अच्छा अच्छा शो करते हैं। हाँ, हमको आदत होती है ना कि यार अपन महान, हम मुझसे महान कोई नहीं है, मुझसे हैंडसम कोई नहीं है, उससे अच्छी सुंदर लड़की कोई नहीं है, उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर जब हम साथ में रहना शुरू करते हैं तो जो सच्चाई निकलती है तो हमारे नहीं, सच्चाई से भी ज्यादा जो हमारा अनएक्सपोज्ड पार्ट रहता है, जो हमने बताया नहीं, अपना शाह पक्ष कोई नहीं बताता। जो हमारी फर्स्ट मीटिंग होगी, सेकंड मीटिंग होगी, 10 मीटिंग होगी, जब हम 24 घंटे साथ में रहना, साथ में बातचीत करना शुरू करते हैं, तब तो पता चलता है कि यार ये समस्या है। तो फिर हमको लगता है कि यार यही आदमी या यही और वो और लड़की, ये तो डायन है, चुड़ैल है। आदमी को लगे कि यार यही तो राक्षस है, जबकि वो जो राक्षस है और जो चुड़ैल है वो पहले से थी, हमने दिखाया उसको शुरू में देवी देवता फैंटेसी वर्ल्ड में। तो यार ये मान के चलना पड़ेगा कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तो होंगी, तो आप कितना टैकल कर पा रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बोझ लेकर के चल सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से बड़े लक्ष्य में डिस्ट्रैक्शन जितने कम रखेंगे, हाँ, उतनी चीजें बेहतर होती हैं। सामंजस्य बना के चलोगे तो उसी के प्लस पॉइंट है, और अगर साथ में प्रॉब्लम लेकर के चलोगे तो ये। दूसरा आपने बात करी चीटिंग, यार बाय डिफॉल्ट
हम जो है मोनोगेमस नहीं होते, मतलब अच्छा। हमसे एक पार्टनर के प्रति लॉयल नहीं होते, बाय डिफॉल्ट नेचर ने तो है। तो ये फैमिली का जो स्ट्रक्चर है वो हम सब ने रचा है, ना कि नेचर में। तो जो लॉयल्टी या सो कॉल्ड से एक पार्टनर होता है वो तो हम प्रैक्टिस करते हैं, ये अच्छा। नेचुरल गुण नहीं है। आपने सुना है किसी जानवर में? क्या बात कर रहे हो सर, मेरा बहुत बड़ा भ्रम टूट रहा है। हाँ, अब यार अब ये बताओ, किसी जानवर में आपने देखा होगा कि सो कॉल्ड सिस्टर ब्रदर चलता हो, हाँ। कोई मदर सन चलता हो, ऐसा कुछ होता है इसको लेकर के, रिलेशनशिप को लेकर? अच्छा। कई जगह आपने देखा होगा कि कई एनिमल्स में रिलेशनशिप भी रहते हैं, जो एक दूसरे से जने हुए बच्चे रहते हैं, हम्म। है ना। तो जो ये है, ये मोनोगेमी जो है ये नेचुरल नहीं है। इसकी वजह से तो हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। भाई जैसे फॉर एग्जांपल हमें कपड़े पहन रहे हैं, ये नेचुरल नहीं है ना, ये तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वैसे ही वो भी प्रैक्टिस में है। तो हमारे जो रिलेशनशिप में हमने जो रूल्स बनाए हैं मानव जाति ने, उसमें मोनोगेमी को एक इंपॉर्टेंस दिया गया है। हम्म। लेकिन अंदर ही अंदर जो होते हैं शुरुआती दौर में, वो लॉयल्टी निभाना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि हमारा जो करंट रिलेशनशिप बना है उसका जो पहला बेसिस रहता है आमतौर पर वो सेक्सुअल अट्रैक्शन रहता है ना। हमने उसे प्यार का जामा पहनाना होता है ना। तो इसलिए कई बार हमें इमोशनल सपोर्ट या सेक्सुअल सपोर्ट ऐसी की वजह से हम जुड़ते हैं, और फिर जब वो चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं तो लगता है यार इंटरेस्ट खत्म क्यों? क्योंकि हमें लगता है यार दूसरा हमें ज्यादा बेहतर ढंग से समझ रहा है, तो हम निकलने के कॉजेस ढूंढने लगते हैं, है ना। तो इसलिए चीटिंग होती है। साथ ही साथ यार पॉर्न जो है आजकल, पॉर्न भी बहुत ज्यादा हमारे सेक्सुअल फैंटेसीज को बहुत वाइल्ड कर रही है, एक्सपेक्टेशन को बहुत ज्यादा बदल रही है, जिसकी वजह से भी समस्याएं हो रही हैं। वेब सीरीज में देखो, 20 साल पहले हीरो कौन सा? शाहरुख खान, आप किए हुए ऐसे। और अभी का हीरो कौन है? जो क्राइम कर रहा है, जो जितनी ज्यादा चीटिंग कर रहा है, जो जितने ज्यादा ग्रे शेड में है। तो हमने, हमारा जो स्टूडेंट का जो आइडियल है वो भी इस समय वेब सीरीज का जो ग्रे शेड वाला पार्ट है वही हीरो है। तो उसमें भी जो लॉयल्टी है, जो ये सब चीजें हैं, ये काफी कम है। उसमें वो डूड सिंबल माना जा रहा है, कूल माना जा रहा है। जो जितने नशे के छल्ले बना रहा है उतना कूल है, जो जितने पार्टनर्स को बदल रहा है वो इतना ज्यादा कूल है। इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। तो रिलेशनशिप में आने के बाद ये मान के चलें कि रिलेशनशिप जो है वो जो है प्यार से नहीं चलती। ओके। रिलेशनशिप चलती है सामंजस्य से। एक दूसरे के साथ हम कितनी अंडरस्टैंडिंग रख रहे हैं, एक दूसरे को कितना फ्री रख रहे हैं। सप्रेस करने से चीजें और बुरे फॉर्म में आती। तो सर आपको लगभग 12 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो इस फील्ड में 12 साल में कुछ 1 2 3 ऐसे केसेस जो एकदम ही विचित्र और एकदम ही लाइक आप भी शॉकिंग हो गए, ऐसे कुछ शेयर करना चाहोगे? हाँ, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहूँगा, लेकिन कई बार जो विचित्रता के साथ साथ में बड़ी विभत्सता भी रहती है केस। मतलब वो बड़ी मुझे लगता है बहुत ही ऑकवर्ड केस हो सकता है, बिकॉज बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट हमें बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, और समाज का, रिलेशनशिप्स का, बिहेवियर का काफ़ी ज़्यादा बुरा रूप भी देखने को मिलता है। और कई बार उन रूप में, कई बार कुछ ऐसा लगता भी है कि ये तो बड़ा रोचक भी है। मैं अपने यहाँ एक केस का जिक्र करूँगा जो लगभग 3 साल पहले मेरे पास में आया था। तो उसने बोला कि सर मुझे आपसे सलाह लेनी। मैंने कहा बताइए भाई क्या सलाह है। मैं 35 साल का हूँ, और मैंने कहा कि आपको प्रॉब्लम क्या, किस लिए मिलना चाहता है, आप काम क्या करते हो? बोला सर मैं मर्डर करता हूँ। मर्डर उसका काम है? और मैंने कहा कि भाई अचानक ऐसा क्या हुआ कि तुम इसमें बदलाव लाना चाहते हो, ऐसा क्या है? तो उसने बोला कि बिजनेस शुरू करना है, मेरा कहानी सब में इंटरेस्ट, अब मैं ये शुरू करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा भाई बता रहे हो ऐसा करते हो, अब क्या किसी के कह रहा है गलत कह रहा है, लेकिन एक रहती है फेस पे, हमको तो उसके हिसाब से ही चलना होता है। तो उसने बताया भी, मतलब ऐसे पुलिस वगैरह बोला हाँ सर कई बार मैं जेल, लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें, और मैंने कहा कि आपको क्यों, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये तो यार तुम्हारी कौन सी, मुझे लोगों को, और मैं किसी भी नहीं करता उसको, जितना ज़्यादा मैं जितना ज़्यादा किसी में तड़प
आनंद आता है, ये मेरे अंदर गलती है, खामी। तो कई बार एंटी सोशल पर्सनालिटी, किसी के इमोशंस की कोई कदर नहीं रहती, उसको कष्ट है, उसको ऐसा लगता है कि इसको और तड़पाऊं तो और प्लेजर सा फील होता है, आनंद आता है, सैडिस्टिक प्लेजर जिसे कहते हैं, में रहते हैं, ये ग्रज होल्ड करते हैं, अपने मन में बातों को रखते हैं। तो इसे भी हम से काउंसलिंग के माध्यम से इन चीज़ों को हम सर आपको स्क्विड गेम इसको गेम फ्लिक्सी के ऊपर है ना, उसको भी बड़ा मजा आता है, दर्द पहुंचा भी आपको सैडिस्टिक प्लेजर मिलेगा। तो उस नार्सिसिस्टिक ट्रेट होना या एंटी सोशल पर्सनालिटी, तो इमोशन से कोई मतलब नहीं होता। तो ऐसा मुझे लगता है आपको भी लगा होगा, आपके ऑडियंस को भी लगा होगा। एक होता है हमारे यहाँ डिसऑर्डर या शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, जो लोग आसपास में एक दूसरे से बहुत, भाई हो गए, बहन बहन हो गई, माँ होते हैं, उनमें सेम होने लगता है। तो मेरे पास एक वीमेन आई, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास में, हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट से रेफर किया। तो प्रॉब्लम क्या था उसे, कि उसे ऐसा फील होता था कि कोई आत्मा है जो उसके साथ में सेक्स करती है। ऐसे तो मेरे एक नोन में भी है जिनको ऐसा फील, हाँ ऐसा फील होता है। ओके, तो उनसे बोलिए कि नजदीकी साइकियाट्रिस्ट से मिले। अच्छा, ओके, तो वो तो सांत्रिक के पास चली गई, उसको लगा एक्चुअल में भूत है। नहीं, ये भी साइकोसिस का पार्ट होता है। तो ये उनको प्रॉब्लम थी। तो ये प्रॉब्लम जब हमारे पास में आई तो हमने इवेलुएट किया, तो उन्होंने बताया कि मेरी बहन को ऐसा लगता था कि उसके साथ कोई इस आत्मा है या कुछ ऐसा भूत है जो उसके साथ में सेक्स करता है। तो वही चीज़ फिर मुझे भी महसूस होने लगी। फिर हमने उनकी बहन को भी बुलवाया। हाँ, तो दोनों ही सेम डिसऑर्डर से जूझ रहे। क्या बोलते हैं? शेयर्ड साइकोटिक डिसऑर्डर, शेयर्ड डिल्यूजनल डिसऑर्डर, जहाँ पर हमारे को ऐसे भ्रम होते हैं, बिलीफ सिस्टम हमारा इतना मजबूत होता है कि वही हमें फील भी होता है। तो वो लोग क्या कर रहे थे पिछले 2 डिकेड से, 15 से 20 सालों से, वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास में, अरे कोई नहीं है, फालतू की बात है, कुछ नहीं है तुम्हें, कुछ नहीं है तुम्हें। प्रॉब्लम ये होती थी कि उसकी वजह से वो लोग, उनकी जो लाइफ स्टाइल थी वो बहुत बुरी तरीके से प्रभावित होती थी। हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर उन्हें पहली बार पता चला कि इसमें साइकियाट्रिस्ट का रोल होता है। और लगभग 7 महीने से 10 महीने के बाद उन लोगों में बहुत आराम मिला, वो लक्षण उनके कम हो गए, और अभी फ़िलहाल वो दोनों महिलाएं अपना जीवन बहुत अच्छे से गुजार रही हैं। और उनके हस्बैंड ने भी कहा कि हम आपके बड़े आभारी रहेंगे, हमें पता ही नहीं था, हमें तो लगता था कि हमने, कितने सारे लोगों ने उसके साथ बहुत पैसे बनाए तंत्र विद्या के थ्रू कि हम ये भूत उतार देंगे और ये हो जाएंगे, चुड़ैल का भूत नहीं था। बिल्कुल, ये साइकोटिक डिसऑर्डर है। हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल्स होते हैं जिनके डिस्टर्बेंस की वजह से हमें ये बिलीफ सिस्टम हमारा मजबूत हो जाता है कि ऐसा ही है। और उनको अगर हम एविडेंस दिखाते हैं तो एविडेंस को भी वो नहीं मानते, और उनको लगता है कि नहीं, यही सही है। मेरा एक ऐसा है कि मैं लाइट ऑफ करके नहीं सो पाती, मैं लाइट ऑन ही रखती, मुझे डर लगता है। डर लगता है। तो चलिए, आपका बस इस पॉडकास्ट के बाद आपका भी काउंसलिंग की जाएगी, ताकि आप अगर लाइट बंद करके आप सो सकें, है ना। तो देखिए, लाइट बंद करने और नहीं बंद करने में एक सिंपल सा डिफरेंस। अगर मेरी चॉइस है कि मेरे को लाइट में ही नींद आती है तो उसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं लाइट बंद करना चाहती हूँ, बंद नहीं कर पाती, ये कहीं ना कहीं एक एंजाइटी, फियर या फोबिया रिस्पॉन्स का एक लक्षण हो सकता है, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा। ठीक है सर, पक्का। और आपको ठीक करूंगा, और आप अंधेरे में सो पाएंगी। मैं तो भाई 24-25 साल की हो गई, मैं रिसेंटली इतनी थक चुकी हूँ लाइट में सो सो के, मैं नहीं बंद कर पाती। जब सनलाइट आती है तब भी मैं पूरा बंद करके, इसलिए तो मैं दिन में भी सोती हूँ कि कुछ कुछ चीजें हैं। अच्छा, रात को तो देखिए, अब एक फैक्टर ये भी आ गया आपका। देखिए, उसमें एक कॉज अपन ने, जैसे हमने बातचीत शुरू की, तो आपके दिन में सोने वाला, रात में जगने वाले में एक फैक्टर समझ में आ गया, अंधेरा वाला भी। तो अभी जब मैं बात के साथ बैठ के बातें करूंगा तो पता नहीं इसमें क्या क्या निकल के आएगा। ओह हाँ यार, ये सब मैंने कभी सोचा ही नहीं उस लेवल पे की। ओके सर, बाकी हम इस पॉडकास्ट को क्लोज करते हैं, क्योंकि मुझे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। बट गाइस, मुझे लगता है आपको मज़ा तो आया होगा।
बस लास्ट में जाते जाते जो बच्चे प्रोफेशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ एडवाइस आप देना चाहते हो तो? अपने कैरियर का जो चुनाव है वो अपनी खुद के असेसमेंट पर करिए। आपके नेबरहुड में कोई कुछ कर रहा है इसके लिए मत कर लीजिए। डॉक्टर सत्यकांत को देख करके आप साइकेट्रिस्ट मत बनिए, नेहा जी को देख करके आप कंपनी सेक्रेटरी मत बनिए। अगर आपको लग रहा है कि आप वो काम कर सकते हैं तभी उसका चुनाव कीजिए। काम का जो चुनाव करना है वो आपकी लाइफ को बहुत बड़ा शेप देने वाला है, इसलिए इसमें बहुत सारा समय दें कि क्या मुझे चूज करना। उसके बाद जैसा मैंने बीच में बताया था, एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में देखिए कि कहीं कोई डिफरेंस तो नहीं। वो डिफरेंस अगर हम उस खाई को नहीं पाट पाए, उस गैप को नहीं कम कर पाए, तो आपके साथ में प्रॉब्लम्स हो सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपसे ये भी कहूँगा, अपने लिए बहुत हम्बल रहिए। कई बार हो सकता है बहुत ईमानदारी से आप प्रयास करें, बहुत अच्छे से काम करें, हो सकता है आप सक्सेस नहीं हो, बट दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। आपने जो किया है, आप जिन संघर्षों से जूझ रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है, आपकी फैमिली की कंडीशन डिफरेंट है, आपके रिलेशनशिप के डायनेमिक डिफरेंट है, आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन डिफरेंट है, फिर भी आप जूझ रहे हो, काम कर रहे हो, ये खुद की पीठ कभी कभी थपथपा लिया करो। जीवन में कभी नकारात्मक आपके विचार आए, खुद को नुकसान पहुंचाने के ख्याल आए, अपनों से ज़रूर बात करो। पास के किसी साइकेट्रिस्ट से हेल्प लो अगर अपने से इमोशंस नहीं संभल रहे हैं। मेंटल हेल्थ के लिए, ओवर थिंकिंग से आज़ाद होने के लिए किसी की भी सहायता लेना शेम का विषय नहीं है। सहायता लेना हमेशा मजबूती की निशानी है। आप लड़के हो, लड़की हो, कुछ भी हो, अगर आपके साथ लाइफ में नेगेटिव हो रहा है, रोना बिल्कुल बुरी बात नहीं है। डोंट सप्रेस। जितना खुशी का, जितना हंसी का स्वागत करते हो, उतने अपने हर इमोशन का स्वागत करो। निश्चित तौर पर हो सकता है मटेरियलिस्टिकली कुछ अचीव नहीं हो, बट आप पीस में रहोगे। आपका एग्जिस्टेंस, आपकी पीस, आपकी रात की नींद, आपकी रिलेशनशिप, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस आपने कोई मटेरियलिस्टिक गेन किया है या नहीं किया है। एग्जिस्टेंस के साथ में अगर आपने कुछ गेन किया है जो आपको पीस दे रहा हो, तो फिर आप बहुत ही बढ़िया लाइफ जी सकते हो। थैंक यू so much, sir. Thank you. से यस टू लाइफ। Okay, bye guys.